ज़्यादा चैलेंजों को फेस करते हैं। का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्टार पिन अचीवरों का, जिनमें हमारी टीम में जोगेंद्र रावत सर, संतोष भाई जी और हमारी बड़ी बहन मधु बुटोला दीदी, मीनाक्षी दीदी। दीदी, मैं आप सभी का इस डिजिटल मंच पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इससे ऊपर हमारे प्लेटिनम अचीवर हैं दुर्गेश रावत भैया, बहुत इससे ऊपर हमारे रॉयल्टी पिन अचीवर हैं, जिनमें श्रीमती रिम्पी भट्ट बहन है ऊखीमठ से। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बहन आपका इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। हमारे साथ नरेंद्र नेगी सर हैं। सर, मैं आपका भी इस डिजिटल मंच पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इससे ऊपर हमारे साथ हैं प्लेटिनम पिन अचीवर श्रीमान दुर्गेश रावत भाई जी। भैया, मैं आपका भी इस डिजिटल मंच पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। इसके ऊपर हमारे टेक्निकल पिन अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर, जिनका हमेशा साथ बना रहता है, जिनका सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे साथ में। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस डिजिटल मंच पे। इससे ऊपर हमारे साथ हमारे ग्रेट गुरु बीबी मेठानी सर हैं। सर, मोस्ट वेलकम आपका भी इस मीटिंग में। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे गुरुओं के गुरु, ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ सर, सर मैं आपका भी स्पेशली इस डिजिटल मंच पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप इस मंच के माध्यम से आपको प्रणाम करती हूँ। पूरी टाइगर टीम के क्रिएटर हैं आप, हम सबके मेंटर हैं आप। आप एक नींव की भांति इस टाइगर टीम को सींच रहे हैं। आपका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ इस डिजिटल मंच पे। और स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पे आज हमारी चीफ गेस्ट हैं अल्पना बहन। बहुत-बहुत स्वागत है बहन आपका। और सौभाग्य है हमारी टाइगर टीम का कि आज आपकी कहानी सुनने को मिलेगी। और साथियों, कौन कहता है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अपना नाम परिचय कर दूँ, मेरा नाम सुषमा बिष्ट है और मैं भी सीख रही हूँ इस बिज़नेस को अपने ग्रेट गुरुओं के माध्यम से, जिनमें श्रीमान योगेंद्र रावत सर, बीबी मेठानी सर और हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ सर, और उनसे ऊपर श्रीमान किरणपाल शर्मा सर, पवन कुमार शर्मा सर और हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय गुलाटी सर हैं, जिनकी गाइडलाइन में हम इस बिज़नेस को सीख रहे हैं। और आज साथियों, आज आपको लीडर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी में एक ऐसे लीडर की कहानी सुनने को मिलेगी, जिन्होंने विषम परिस्थिति में होकर भी किस तरह से अपना बिजनेस डेवलप किया है और लास्ट तक बनिए रहे। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी आयरन लेडी जिनको बिहार छपरा में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने टीचिंग के साथ साथ कैसे अपने हम लोग इश्यू बनाते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारा घर का काम है, हमारे सास ससुर है। आज कहानी सुनिएगा उन लेडी की, उस लेडी की जिसने फील्ड में भी काम किया है, डिजिटली भी काम किया और अपना घर परिवार भी देखा है, और आज एक अच्छी वेल सोसाइटी में रहती है। एक अच्छा उनका परिवार है, उनके साथ बहुत ही अच्छे वेल स्टैंडर्ड लाइफ जी रही है। सुनिए उनकी कहानी, कैसे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, बिहार छपरा में ही नहीं, उनको आज नेशनल लेवल पे उनकी एक पहचान है। आज वो हमारे बीच है साथियों। तो सुनिए उनकी संघर्ष की कहानी, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कैसे उन्होंने अपने आप को एक आयरन लेडी, उनको ऐसे ही नहीं बोला जाता है, उसके लिए उन्होंने अपने आप को जलाया है, तपाया है, अपने आप को घिसा है, उस काबिल बनाया है कि आज वो हीरे की जैसी चमक है उनकी। तो साथियों, सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। और मैं अल्पना बहन को स्पेशली पूरी टाइगर टीम की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस डिजिटल मंच पे, और चाहती हूँ कि अल्पना बहन अपनी पूरी सफर की कहानी हमारी टीम को सुनाएगा, ताकि हर किसी को लगे कि अक्षम की लाइफ, क्योंकि यहाँ आकर कई लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है और कई हजारों लोगों की जिंदगी बदलने की कगार पे है। और सुनिए इस आरसीएम की कहानी हमारी अल्पना बहन की जुबानी, जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का माध्यम बनी है। उन बहन की कहानी आज सुनिएगा आप। मोस्ट वेलकम बहन आपका इस टाइगर टीम में। उत्तराखंड की पूरी टीम आपको मोस्ट वेलकम कर रही है मैम। बहुत-बहुत थैंक स्वागत है यू। मैम आपका। मोस्ट थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो रियल थैंक टाइगर यू। आप ही हो मैम। मैं तो आपको सुने जा रही हूँ, एकदम सुनते रहने का मन कर रहा है। आपकी आवाज मेरी कानों में ऐसे गूंज रही है जैसे लग रहा है मेरी टू कॉपी बोल रही है।
तो खुद को सुनना या खुद के जैसे को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको सुषमा बहन, आप तो उत्तराखंड की टाइगर लेडी बन गई हैं। उत्तराखंड की आयरन लेडी आप ऑलरेडी हैं। अब हम सबको मिलके पूरे इंडिया के ऊपर अपना परचम लहराना है। अगर मैं बोलूँ अपना परिचय दूं, तो जैसे कि सुषमा बहन ने बताया, नाम अल्पना सिंह है, छपरा बिहार से, मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अब कोई पूछता है कि मैम कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलती हूँ जहाँ आरसीएम मिलता है मैं वही रहती हूँ, या फिर जहाँ लोगों के रोजगार की जरूरत है मैं वही रहती हूँ, या जिनके सपने बड़े हैं जो कुछ करना चाहते हैं मैं वही रहती हूँ। तो अब तो अपना रहना हर जगह होता है, तो कोई एक एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते, बस अपना जो जन्मभूमि है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि छपरा बिहार से हम बिलोंग करते हैं। दोस्तों आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेमिसाल टीम तैयार करी है योगेंद्र रावत सर ने। बहुत बहुत थैंक्स सर आपको, क्योंकि आज मुझे आपकी इस टीम में आके पता चला आपका सफलता का राज। मैं तब से यही देखी जा रही हूँ कि आपकी जो 94 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें 90% महिलाएं हैं, यानी कि 90% तो आपके साथ में महिलाएं खड़ी हैं। तो आपकी सफलता का तो सबसे बड़ा राज ये है जो मुझे आज पता चला। और मैं ये सोच रही थी मन ही मन कि महिलाओं की जो लेवल देखा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं का क्या परसेंटेज वैल्यू है, तो उस हिसाब से अगर आरसीएम कंपनी में महिलाओं की टीम सबसे बड़ी किसकी है अगर देखा जाए, तो मुझे लग रहा है वो योगेंद्र रावत ही होंगे, जिन्होंने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है। तो बहुत 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 थैंक्स सर दिल से, क्योंकि आपने उस चीज को किया है जो मेरा भी सपना है। मैं महिला होके महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हो और आप पुरुष होके महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको एक सैल्यूट बनता है सर मेरे तरफ से, क्योंकि आपने उन महिलाओं को साथ दिया है जिनको कुछ करने के सपने थे, घर में बैठे बैठे वो अपने सपनों को भूल रहे होंगे आई थिंक, या कुछ महिलाएं किसी सेक्टर से जुड़ी होंगी, कुछ महिलाएं कुछ कर रही होंगी, कुछ करना चाह रही होंगी, किसी को मौका मिला किसी को नहीं मिला, तो उन सबको आपने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। और जिस तादाद में आपने यहाँ पे टीम खड़ी करी है महिलाओं की, मैं सही में बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ आप लोगों की टीम से। मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जिंदगी में अगर सफल होना ठान लिए हैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना ठान लिए हैं, कुछ सपने बड़े हैं, तो आप चाहे पहाड़ की खो में क्यों न रहते हो आप सफल हो जाओगे। तो आप लोग तो ऑलरेडी पहाड़ों के खो में ही रहते हैं। तो पहाड़ों के खो में रहने का मतलब, इस कहावत के पहले मैं समझती नहीं थी कि ये पहाड़ों का उदाहरण क्यों दिया जाता है। हमारे यहाँ का कहावत है, ये हमारे बिहार में कहा जाता है कि पहाड़ों की खुदाई से भी निकली हुई चीज अपने आप को निखार सकती है। ये आज समझ में आ गया सर कि इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियों में ये उत्तराखंड की जो टीम है, ये कहा जाता है कि पहाड़ों में एक घर यहाँ तो दूसरी घर बहुत दूर होती है। ऐसे परिस्थितियों में आप लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ एकजुट होकर एक दिशा में एक लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का थैंक्स। आज मैं काफी चार्ज अप हुई हूँ आप लोगों से, मैंने देखा आप लोगों का ये जज्बात, और स्पेशली सुषमा बहन तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा निखर के आई हैं। तो मैं आप लोगों से आज बात करने आई हूँ, जैसे कि सुषमा बहन ने कहा कि अपनी कहानी अपनी जुबानी हमें बतानी है। तो बहनों, मैं आज तो बहनों से ही बात करूंगी, जो हमारे 2-4% भाई लोग जुड़े हैं क्षमा करेंगे, मैं आपसे भी कुछ बात करूंगी, लेकिन ज्यादातर टॉपिक मेरा महिलाओं पे रहेगा, क्योंकि महिलाओं की तादाद ज्यादा है तो अपना झुकाव तो बढ़ेगा उस पे, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग माफ करेंगे मुझे। मैं अगर अपनी बैकग्राउंड की बात बोलूं, आरसीएम से पहले की बात बोलूं, तो कहा जाता है ना कि बहुत सारी लोगों के दिल में कुछ तमन्नाएं होती है, कुछ सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने का। ऐसे ही बचपन से एक सपना था मुझे सोशल वर्क करने का। आप लोगों में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एक सीरियल को देखा होगा, वो शांति के नाम का एक सीरियल आता था, जिसमें शांति नाम की एक महिला होती थी और वो सोशल वर्क करती थी। मैं महज उस समय 5वीं-6ठी क्लास में रही होंगी, तो मैं देखती थी कि उसका कितना ज्यादा रिस्पेक्ट हो रहा है समाज में, उसके घर में, तो मुझे अच्छा लगता था वैसे काम करना। उस समय से मेरे अंदर एक सोशल वर्क उत्पन्न हुआ, एक सोशल वर्क करने की एक भावना जगी, और मैं इस भावनाओं को लेकर के बड़ी हुई। मेरा लगभग 17 साल की एज में शादी हुआ। अगर मैं बोलूँ तो मैं 5 भाई बहनों का परिवार हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, 1 भाई है, और उन 5 भाई बहनों का आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बड़ा योगदान है। और जब मेरी शादी हुई, 17 साल की महज उम्र थी, इंटर के फर्स्ट ईयर में मैं थी, और एक छोटे से गांव में से निकल के एक छोटे से गांव की बहू बन गई। 99 में मेरी शादी हुई, आज लगभग 22-23 साल हो चुके हैं।
तो जिस परिस्थितियों से निकल के मैं जिन परिस्थितियों तक पहुंची थी, वो मेरे लिए काफ़ी अपोज़िट था। यानी कि कहा जाए तो बचपन से एक रख-रखाव, रहन-सहन, सोच-समझ जो थी उसके अपोज़िट मुझे ससुराल मिला था। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, घर की प्रॉब्लम आई, बहुत सारी दिक्कतें इसके अलावा भी आया, लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषाएँ, लोगों को आपस में कैसे जोड़ना है, क्योंकि 17 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं होती है। और मेरे घर में चूँकि बेटियों की संख्या ज़्यादा थी, तो पहले के लोगों का होता था ना कि समय से शादियाँ कर देंगे तो सारी बेटियों को निपट लेंगे। इस चक्कर में हमारे घर में सबकी शादियाँ बहुत जल्दी हुई और ऐसे मेरे सपने दिल में थे जो कि मैंने मेरे पेरेंट्स से एक डिमांड किया था कि भले ही आप मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमें तब तक अपने समाज से, अपने माता-पिता से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर हो गया था कि अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आज भी हमारे आरसीएम के अंदर इन चीज़ों को उदाहरण में दिया जाता है कि हमारे समाज से, हमारे पेरेंट्स से जॉब के लिए पढ़ाई क्रिएट करने के लिए, पढ़ाई के लिए जॉब क्रिएट करना है तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। तो हमें भी इसी कॉन्सेप्ट पे अपना दिमाग लगा रखा था कि खूब पढ़ना है, तभी कुछ अच्छा काम करेंगे। मेरे को उस समय तक सोशल वर्क होता क्या है ये भी ढंग से पता नहीं था। बस एक समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, ये मेरे दिल में तमन्ना थी। मुझे मेरे घरवाले अच्छा बोले, ये मेरी तमन्ना थी। तो मुझे वहाँ पे ये लगा कि मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, मैं पढ़ूँगी, मैं तैयार थी। और एक मैं बात बोलूँ तो 10th में मैं 1 बार नहीं 2-2 बार फेल भी हुई हूँ। उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि मेरी तमन्नाएँ थी कुछ करने की। और इंटर फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो जाती है और ये जो मेरी डिमांड थी, ये मेरे मायके पक्ष से वो ससुराल पक्ष में रखा जाता है कि आप जितना दहेज माँगेंगे मैं दूँगा। लेकिन बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उधर से यस हुआ कि ठीक है, ये पढ़ने में तेज़ है तभी तो हम लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि इसका हाइट बहुत कम है। ऐसा मुझे कहा गया था और जब मुझे अच्छा लगा चलो कुछ भी है पढ़ना तो मेरे को रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसका अपोज़िट हुआ मेरे साथ। जब मैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी थी, एग्ज़ाम देने वाली थी, तो कुछ ऐसे माहौल बने मेरे साथ कि मैं 2 पेपर देने के बाद अपने 3 पेपर बाकी के कंप्लीट नहीं कर सकी। यानी कि मेरे इंटर का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकी। मुझे वापस अपने घर से ससुराल आना पड़ा और मैं उस समय बहुत ज़्यादा एक धोखे का शिकार हो गई। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मेरे को और मैंने उस समय 2 दिनों तक खाना-पीना छोड़ दिया था कि मेरी लाइफ़ में ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे आई। लेकिन फिर अपने आप को मैंने सँभाला। कहते हैं ना कि जो खुद को सँभालना सीख जाते हैं ना, उन्हें दुनिया कभी रोक नहीं सकती है। तो मैंने अपने आप को सँभाला और खुद से एक कमिटमेंट किया। कि चाहे मेरी एज जॉब की हो ना हो, मैं जिस दिन गाँव से निकल के शहर तक पहुँचूँगी, उस दिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और पढ़ा के और पढ़ कर के दिखा दूँगी दुनिया को और इस घर के समाज को भी दिखा दूँगी कि मैं पढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। और उसके बाद मैंने पढ़ाई पर से ध्यान हटाया और पूरे की पूरी एक हाउसवाइफ बन गई। 2 बच्चे हुए, 1 लड़का और 1 लड़की। घर परिवार में ऐसे रम गए जैसे दुनिया से कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे बच्चे बड़े हुए, अब बच्चों की पढ़ाई का सवाल था। मेरे दोस्त कहते हैं ना कि खुद के कष्ट इंसान सह लेते हैं, लेकिन बच्चों का कष्ट नहीं सहा जाता। तो अब बच्चों की पढ़ाई का सवाल था, उनकी ज़िंदगी का सवाल था। तो जैसे-तैसे गाँव से निकल के हम गाँव के पास में छपरा शहर जो अपना है, वहाँ शिफ्ट होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन जैसे रास्ता मिला घर से बाहर निकलने का, मेरे जो सपने यहाँ दबे थे ना पढ़ाई करने की, वो जग गए। मैं यहाँ आई, इंटर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का 6 मंथ था। मैं पुराने वाले डॉक्यूमेंट से बैक डेट में एडमिशन लिया और 6 महीने तैयारी करके मैंने इंटर का फाइनल एग्ज़ाम दिया। मेरे दोस्त मैंने 6 महीने की तैयारी में इंटर करी, फिर मैं ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते के साथ मैंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया और उसके बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल को पकड़ ली। चूँकि मेरे हस्बैंड भी मेडिकल से ही एक कंपाउंडर की जॉब कर रहे थे, 2 बच्चों के साथ में मैं बाहर में रह रही थी। रेंट का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ये सारे खर्च हमें उठाने पड़ रहे थे। तो मुझे भी कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ, घर के काम के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ एक प्राइवेट स्कूल को भी जॉइन कर लिया। चूँकि मैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुकी थी और बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने वहाँ भी पास आउट किया। तो मुझे वहाँ नर्सरी प्ले क्लास में बहुत अच्छे क्लासेस मिल गए पढ़ाने के लिए और इस दौरान मैं ग्रेजुएशन और पीजी करती रही। यानी कि 5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए ग्रेजुएशन और पीजी किया और अपने सपने को पाला, उसे बड़ा किया।
दिल में उमंगे आई, सोशल वर्क क्या होता है, लोगों को सपोर्ट कैसे करना होता है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। ऐसे करके हमारे सपने बढ़ते गए आगे। मैंने उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो कुछ करना था, इस अल्पना सिंह नाम को बड़ा करना था, लोगों के बीच लाना था। अपनी जो एक सेल्फिश कहिए या फिर कुछ रिस्पेक्ट के रूप में मैं अपने नाम को बड़ा करना चाह रही थी, और इसके लिए मैं सोशल वर्क करना चाह रही थी। और मैंने मन ही मन पूरी कहानी तैयार कर ली थी। कहानी ये थी कि मुझे एक संस्था खोलनी थी जहां महिलाओं को कुछ काम देना था, गरीब बच्चों को मैं फ्री क्लासेस चलाती थी। क्योंकि मुझे तब तक मैंने पीजी करके अपने आप को बीएड में डाला, बीएड में करना नहीं चाह रही थी, वो मुझे मेरे ससुर जी के द्वारा जबरदस्ती बीएड कराया गया। क्योंकि पीजी में मैं मेरे कॉलेज में टॉपर आई, तो उन्हें लगा कि अब इसको रोकना बेकार होगा, अब इसको सपोर्ट करना होगा, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे बीएड करने के लिए फोर्स किया। तो बीएड करते के बाद मुझे एमएड का एक सुझाव एक प्रोफेसर से मिला कि आप अगर एमएड कर लोगे तो। बीएड ना करने के पीछे कारण क्या था ना, कि 10 से 4 की ड्यूटी में मैं बंधना नहीं चाह रही थी। 10 से 4 की ड्यूटी में बंधती तो मेरे सपने कहीं खो जाते, मैं उसी 10 से 4 में बंध के अपने आप को खत्म कर देती, मेरा टाइम बर्बाद हो जाता, मेरा नाम कहीं नहीं होता, और कुछ भी मुझे नहीं बचता जो मैं साइड से अपने सपने को लेकर चल रही थी उसको पूरा करती। तो इसलिए मैं 10 से 4 की ड्यूटी में बंधना ही नहीं चाह रही थी। और 5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रखा था, तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो वहाँ पे परेशानियां आती है, जो बर्डन होता है, वो काफी डिफिकल्ट लगा मुझे। तो मैं इसके लिए उसमें जाना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन चूंकि बीएड कर लिया था, तो बीएड कॉलेज मेरी एक अपनी बचपन से आदत है, माता पिता से मिली है, कि जब आप किसी काम को हाथ में लेते हैं ना, तो उस काम को 100% कीजिए, अन्यथा लीजिए ही नहीं। ये मुझे मेरे पापा से मिला, और वो हमेशा कहते थे कि सीखने का कोई समय, कोई सीमा या कोई ऐसा टीचर नहीं होता। अपने से उम्र से, छोटे से बड़े से, परिस्थितियों से, एज ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो, बस सीखने का जज्बात होना चाहिए। तो इस तरह से हम बढ़ते रहे आगे, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम उस मुकाम तक पहुंचे, हमने जैसे भी बीएड करने के लिए कॉलेज तक अपने आप को डाला, क्योंकि हमने वहां पे लाखों रुपए लगा दिए थे, तो हमें सीखना था, डेली क्लासेस करना था, अच्छे प्रोफेसर मिल रहे थे। मैं छपरा से ट्रेन से सफर करके पर डे लगभग 45 से मिनट से लेके 1 घंटे के सफर करके कॉलेज आया करती थी लोकल ट्रेन से। काफी टाइम किल हो जाता है लोकल ट्रेनों से सफर करने में, और डेली के क्लासेस करने लगे। तो मैंने प्राइवेट स्कूल को छोड़ दिया। मेरे दोस्त प्राइवेट स्कूल को जैसे मैंने छोड़ा, तो वहां जाने से एक सुविधा मिली, चूंकि इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है कि आपकी बीएड करने के पीछे क्या पर्पस है। मेरा कोई पर्पस ही नहीं था। मैंने बोला मुझे तो बीएड करना ही नहीं था, मुझे तो पेरेंट्स की जबरदस्ती से मुझे यहाँ एडमिशन कराया गया। फिर प्रोफेसर पूछे क्यों, मैंने अपने सपने रखे उनके सामने। वो बोले टाइम बचाना है तो एमएड कर लो और बीएड कॉलेज को ज्वाइन कर लो, ससुर जी भी खुश हो जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि वहां 2 घंटे क्लास लोगे, बाकी का टाइम आपका होगा। मुझे अच्छा लगा। मैंने बीएड पास आउट करते के साथ एमएड के लिए अप्लाई किया। एमएड में भी काफी पैसे लगे। हरियाणा से मैंने एमएड किया हुआ है। मैं जा जा करके एग्जाम देना, तैयारी करना, फिर छपरा से दिल्ली जाना, दिल्ली से हरियाणा जाना, ये सारा कुछ मैंने करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। उसी बीच पटना, जो हमारे बिहार की राजधानी है, वहां पटना में रह करके मैंने सीटेट और स्टेट की कोर्स कंप्लीट की 6 महीने की। जो सेंट्रल टीचर और स्टेट टीचर की कोर्स होती है वो मैंने कंप्लीट किया। और साथ ही में मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया सीटेट और स्टेट की। सीटेट और स्टेट की कोचिंग क्लासेस जब मैंने स्टार्ट किया, तो उसी बीच मेरी एमएड की भी पढ़ाई चल रही थी, और मैं दिल्ली जा जा करके एग्जाम देना, तैयारी करना, वहां से नोट्स लाना, ये सारा कुछ मैं भाग भाग के कर रही थी। मेरे सपने बड़े थे। और उसी बीच में मुझे मेरे एक दूर के पहचान वाले ने, जो कि कभी मेरे साथ किसी रूम में पार्टनर हुआ करते थे, वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए छपरा में आए हुए थे, तो वो एक मुंह बोले भाई कह सकते हैं या मुंह बोले बहन का रिश्ता सा बन गया था। तो उन्होंने कहा कि आप बस राशन की दुकान ही तो बदलनी है, आप पढ़ाई कर रहे करो, आपके सपने जो है वो जियो, बट आप एक यहाँ पे ना दुकान चेंज करके ये सामान खरीदने का एक प्रोसेस कर लो। और सामान के बारे में कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत क्वालिटी मेरे को याद है कि बताया, हो सकता है उन्होंने ज्यादा बताया हो, क्योंकि नए लोगों को याद नहीं होता फर्स्ट टाइम में। मुझे एक ही चीज समझ में आया कि ये मेरा पहचान वाला है, बस ये मेरे को बोल रहा है दुकान ही तो बदलनी है, और दुकान तो ऑलरेडी हम लोग बदलते रहते हैं। तो मैंने एक ई केवाईसी कराया, और ई केवाईसी में भी मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ध्यान रखिएगा, बिहार में महिलाओं के साथ क्या क्या परेशानियां होती है। मेरे पास टोटल मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इस वजह से मैंने मेरे हस्बैंड के नाम की ज्वाइनिंग कराई। आज जो मेरे रॉयल्टी का पिन है वो मेरे हस्बैंड के नाम की आईडी का है। मैं तो उनके डाउन में अपने नाम की आईडी लगा के काम कर रही हूँ, दोनों आईडियों पे। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड के नाम की आईडी लगाई, और वहां से मैंने बस दुकान चेंज किया और सामान खरीदना शुरू कर दिया, और मैं अपना एजुकेशन में लगी रही। ये आरसीएम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, किसी भी चीज से मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मेरे एक ही चीज समझ में आया था, न्यूट्रीचार्ज वुमेन,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बहनों, ये आपकी काम की चीज है। मुझे एक ही चीज समझ में आया था, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कराया था उसने कहा था कि आप बहुत हार्ड वर्क करती हैं, आप घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, खुद भी पढ़ाई करती हैं, तो आपके लिए तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन रामबाण का काम करेगा। और उस समय मेरी शारीरिक परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, सूजन वगैरह होता था, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी, लेकिन सपने थे तो मैं अपने आप को खींच रही थी, अपने काम पे लगा के रखा था खुद को। सुबह में 4 बजे में उठना, ट्रेन भाग भाग के 7 बजे पकड़ना, शाम को 3 बजे आना, 7 बजे के पहले घर का सारा काम निपटा के 4-4 टिफिन तैयार करना, बच्चों का, खुद का, ऐसे भागम भाग वाली लाइफ थी। तो उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बताया, और बताते समय जितना मुझे समझ में नहीं आया, जितना समझ खाने के बाद आया। तो मेरे लिए वो एक मेरा हमसफर सा बन गया था, मैं उसको लेते गई और अपना काम करते गई। उसी बीच में जब कोचिंग चल रही थी सॉरी कोचिंग जब चल रही थी, तो मुझे एक बड़े सेमिनार में बैठाने के लिए मेरी कोचिंग को बंद करा दिया गया, क्योंकि जिस कोचिंग में मैं सीटेट टेस्टर का क्लास चला रही थी, वह कोचिंग भी उसी व्यक्ति का था जिसने मुझे ज्वाइन करा रखा था। और वो जो सेमिनार था वो शुक्रवार का दिन था, वो संडे के कोई दिन नहीं थी, शुक्रवार का दिन था। तो उसने बिना मेरे से पूछे कोचिंग में नोटिस डाल दिया कि ये इस डेट को क्लास बंद रहेगी, इसके बदले संडे को क्लास चलेगी। मैं उसको बोली भी कि आपने कोचिंग को बंद कर दिया, तो बोले कोई बात नहीं, बस ये फर्स्ट टाइम मैंने आपसे नहीं पूछा, अगली बार से पूछ लिया करूंगा। और शर्त क्या रखी गई कि एक सेमिनार है जिसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट बैठना है, आपको अच्छा लगे तो दोबारा बैठिए, नहीं तो आपको नहीं अच्छा लगे आप इसके बाद इस सेमिनार में नहीं बैठिए। बस पहली बार रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट को मेरा मान लीजिए। मैंने कहा चलो अब तो कोचिंग तो बंद करा ही दिया, उस दिन में क्या करना है, मैं बैठ जाती हूँ। और उस सेमिनार में मैंने अपने आप को रखा, मुझे आगे की चेयर पे बैठाया गया। मैं यूजर थी, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, मैं अपने सपने को पाल रखी थी, और उस सपने के लिए मैं चूहे बिल्ली का दौर लगा रही थी। इसको चूहे बिल्ली का दौर बोलेंगे, क्योंकि रॉबर्ट टी कियोस्की की बुक में मैंने इसका जो निचोड़ है ना वो पढ़ रखा है, जो मैं ऑलरेडी आश्रम के पहले कर रही थी। उसे चूहे दौर और बिल्ली दौर ही कहा जाता है, या चूहे बिल्ली दौर ही कहा जाता है, वो मैं लगी हुई थी। तो मुझे सेमिनार में आगे से बैठाया गया, क्योंकि उसमें 2 दरवाजे थे, एक पीछे से एक आगे से। तो अक्सर जो लोग को जबरदस्ती बैठाया जाता है ना, तो पीछे के दरवाजे से हटा दिया जाता है, क्योंकि पीछे से भाग जाते हैं। तो मुझे आगे की दरवाजे पे बैठाया गया, और वो दिनेश चौधरी सर का सेमिनार था। पूरी सेमिनार निकल रही थी, मैं बार-बार टाइम देख रही थी, 3 घंटे की बात है, 3 घंटे होगा मैं निकल के भाग जाऊँगी। मैं चुपचाप सोने जा रही थी, उन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आज भी नहीं याद है, कि उस सेमिनार में मैंने ऐसा क्या सुना। लेकिन एक लास्ट वर्ड उन्होंने बोला कि मैं दिनेश चौधरी मैट्रिक फेल हूँ। उन्होंने ये जो लाइन बोली ना कि मैं दिनेश चौधरी मैट्रिक फेल हूँ, तो मेरी आँखें ऐसे खुली की खुली रह गई। बोले क्या बंदा बोल रहा है स्टेज पे खड़ा होके। आज मैं भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से या फिजिकल कहीं भी मैं भी सीना ठोक के बोलती हूँ कि मैं भी 2 बार मैट्रिक फेल हूँ, फिर भी आज बीएड एमएड हूँ। तो उस दिन मुझे शर्म लगता था बोलने में, तो मैं सोचती थी ये बंदा कैसा है, ये इतनी बड़ी स्टेज पे खड़ा होके बोल रहा है कि मैं दिनेश चौधरी मैट्रिक फेल हूँ या नॉन मैट्रिक हूँ। फिर भी इस आरसीएम की ताकत है जो महीने का 5 लाख देता है। आरसीएम की ताकत है जो महीने का 5 लाख देता है। मैं ऐसे चुपचाप उसको देखते रह गई, ये कौन-सा चिड़िया है? ये कौन-सा बंदा ये सही में झूठ बोल रहा है। ये नए लोगों की सोच होती है ना मेरी बहन। थोड़ा-सा सुषमा बहन से बात करना चाहूँगी। बहन आवाज़ आ रही है हमारी? सुषमा बहन जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हाँ, आ रही ये है नए आवाज़। ओके, ओके। नए लोगों की सोच होती है, जब नए लोगों को सेमिनार में बैठाया जाता है और हमारे जो चीफ गेस्ट आते हैं, तो लाखों की इनकम सोच के उन्हें विश्वास ही नहीं होता। मैं भी वही थी, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर थोड़ा देर मैंने सोचा, क्योंकि उनकी वो पॉइंट मेरे से कनेक्ट कर गई थी, मैट्रिक फेल वाली पॉइंट मेरे से कनेक्ट कर गई थी। तो मैंने थोड़ा देर के लिए सोचा कि हो सकता है इन्हें 5 लाख नहीं आता होगा, झूठ बोल रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग झूठ बोलते हैं, चूँकि ऐसी भ्रांतियाँ बाहर में बनी हैं। मुझे नहीं पता था कि आरसीएम सच का बिज़नेस है। उस समय तो सभी जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं एक तराजू में तौल दिए जाते हैं, जो लोग इस फील्ड में नहीं होते हैं। तो मेरे को भी यही लगा, और मैं सोची ये 2.5 लाख कमा रहा होगा बंदा, बाकी ये झूठ बोल रहा है। फिर मैं सोची कि ये मैट्रिक फेल होकर 2.5 लाख कमा रहा है, तू यहाँ पे बीएड एमएड करके सीटेट एस्टेट करके तू क्या कमा रही है? फिर मैं बोली ना ना, ये 2.5 लाख नहीं, ये तो 1.25 लाख या 1 लाख कमा रहा होगा, क्योंकि कोई पिन लेवल की जानकारी नहीं थी, बिजनेस के बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं थी। फिर मैंने सोचा तू तो उतना भी नहीं कमा रही है। मैंने उनको उनकी इनकम को थोड़ा थोड़ा कम करते करते 25,000 पे ले आई कि 25,000 से ज्यादा नहीं कमाता होगा। और उस महीने मेरी कोचिंग की जो बचत थी वो महज 11,000 की बचत थी, और मैंने कोचिंग में लगभग 80 से 85,000 का खर्च लगा दिया था। यानी प्रचार प्रसार को लेते देते, पोस्टर वोस्टर बनाते सुनाते, सब कुछ करते हुए, कुछ कोचिंग के अंदर में हुलिया हालात ठीक करते करते 80-85,000 मेरे लग चुके थे, और बचत के नाम पे 11,000 रुपया था।
मैं सोची ये बंदा अगर 25,000 भी कमा रहा है और ये मैट्रिक फेल है, आगे पढ़ा नहीं, फिर भी तेरे से ठीक है, तू इतना पढ़ के क्या कर रही है कि इस सिस्टम को आज तक नहीं सीखी, इस सिस्टम को बैठ के कभी समझने का कोशिश नहीं किया। और उसी समय उसी हॉल में मैंने निश्चय किया कि मैं अपने अपलाइन के सामने बैठूंगी और सीखूंगी, सुनूंगी कि ये सिस्टम है क्या। और बाहर निकलते के साथ मैंने, मेरे सीनियर अपलाइन में डॉक्टर प्रेमलाल सर है, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बिजनेस होता कैसे है, ये बिजनेस होता कैसे है। तो सर ने कहा मैडम हमें 2 घंटे का टाइम दो, मैं ये जो हॉल की सारी व्यवस्था है उससे निपट लूं, फिर आपको मैं बताऊंगा। और सर उसी दिन रात को 7:30 बजे मेरे रूम पे आते, चूंकि सर बिजी हो गए अपनी व्यवस्था में, मैं इंतजार करते करते वापस रूम पे आ गई। तो सर को याद था वो जिस काम के लिए मुझे बैठाए थे वो काम हो चुका था, अल्पना सिंह जग चुकी थी, सपने वहां कनेक्ट हो चुके थे। तो सर रात 7:30 बजे के आसपास में मेरे रूम पे आते हैं, उस व्यक्ति के साथ जिसने मुझे ज्वाइन करा रखा था, और सर बैठ के उस समय मुझे पूरी प्लान बताते हैं और मैं सुनती हूँ। मुझे उस दिन समझ में आता है आरसीएम क्या है। उस दिन लगता है अच्छा ये पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा, अच्छा ये सिर्फ राशन खाने और राशन खिलाने वाली की टीम खड़ी करनी है, इसमें तो किसी से पैसा ही नहीं लेना है, अच्छा ये बिना पढ़े लिखे लोग भी जुड़ सकते हैं, अच्छा ये कोई भी काम कर सकता है, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी कर सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट उस दिन समझ में आया और फिर मेरे जो सपने थे मैंने उससे इस कॉन्सेप्ट को रिलेट किया। मैंने देखा कि मुझे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो मैं उन सभी महिलाओं को यहाँ जोड़ सकती हूँ, क्योंकि सभी महिलाओं के घर में खाना बनता है, राशन यूज होता है, महिलाएं मेकअप करती हैं, कपड़ा ज्यादा पहनती हैं। अगर किसी 10 घर की अलमारी को चेक किया जाए तो 10 घर की अलमारी में 90% कपड़े महिलाएं के होते हैं, मेरे भी हैं, मैं भी महिला हूँ, मेरे भी अलमारी में मेरे कपड़े ज्यादा हैं, अब तो और ज्यादा है क्योंकि अलग अलग सेक्टर में मैं जुड़ चुकी हूँ, शादी के लिए अलग, डेली यूज के लिए अलग, मीटिंग के लिए अलग, बड़े मीटिंगों के लिए अलग, तो मेरी भी हैं। तो महिलाएं तो पुरुषों से ज्यादा खर्चे करते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, जितने लेवल में हो उतना में उनका ज्यादा ही होता है उनके घर के पुरुषों के अकॉर्डिंग। तो मुझे तो क्या करना है, उनकी खरीदारी को ही तो यहाँ कन्वर्ट कराना है। तो मेरे लिए तो कोई संस्था खोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि संस्था खोलने के लिए मुझे कमाना था, बहुत पैसे इकट्ठे करने थे, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। फिर मैं गरीब बच्चों की बात कर रही कि पढ़ाना लिखाना, तो यहाँ तो बिना पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकते, तो फिर वो तो टेंशन ही खत्म है, फिर मैं तो उन्हें भी जोड़ सकती हूँ। तो मेरे जो सपने थे यहाँ रिलेट हो गए, इस प्लेटफॉर्म पे आके मैच कर गए। तो मैंने उस दिन कमिटमेंट किया कि मुझे तो काम करना है। चैलेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि आप जिस दिन कमिटमेंट करते हैं ना उस दिन से चैलेंजेस आना आपको शुरू हो जाता है। भगवान ठोक बजा के देखते हैं कि आप उस लायक हैं या नहीं, और आप अगर टिक जाते हैं तो फिर आप पूछिए मत, पूरी दुनिया के सामने आपका नाम हो जाता है। चैलेंजेस बहुत आए, कुछ लोग मेरे चलते हुए रास्ते में हस्बैंड से बोलते थे क्यों पढ़ाया अपनी वाइफ को इतना, 5-6 लाख रुपया लगा दिया उसके पीछे नमक तेल और मसाले बेचने के लिए, जब यही बेचवाना था तो फिर पढ़ाना क्यों था। घर से भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे कि जब यही करना था तो इतने पैसे क्यों लगाए पढ़ाई के पीछे। क्योंकि मेरी जॉब के लिए मेरे घर वालों से काफी फोर्स था, जब भी कोई फॉर्म निकलता था पूछते थे क्या तुमने फॉर्म भरा, ससुर जी की अलग फॉर्म आती थी, हस्बैंड की अलग, मैं बोलती नहीं मेरा सब्जेक्ट का नहीं निकला है, क्योंकि मैं आर्ट्स से थी, आर्ट्स वाले का ऐसे भी बहुत कम निकलता है, निकलता भी था तो मैं बोलती मेरे सब्जेक्ट का नहीं निकला, मैं फॉर्म ही भरना छोड़ दी, क्योंकि फॉर्म भरने के पीछे जो मैं पैसे लगाऊंगी उन पैसों को मैं फील्ड में लगाऊंगी, अपने आने जाने के ट्रैवलिंग का खर्चे लगाऊंगी और यहाँ मैं आगे बढ़ूंगी। संजोग ऐसा हुआ कि ऑनलाइन मैंने कभी फॉर्म भरा था, तो जब मैं यहाँ पे ईगल के पिन पे थी तो मुझे कॉल आ रहा है कि मैडम आपका बीएड कंप्लीट हो गया, मैं बाबा.com से बोल रहा हूँ, आपके लिए क्लर्क का जॉब है, बालिका उच्च विद्यालय ऐसा वैसा करके कुछ नाम बताया कि आप इसके लिए बिल्कुल कैपेबल है, आप आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा नमस्कार सर, मैं अभी एमएड कर रही हूँ। उन्होंने बोला कौन सा ईयर है आपका, वो मैंने ईयर बता के जान छुड़ा लिया। एमएड के बाद फिर कॉल आता है मैडम आपके लिए प्रोफेसर की जॉब है। मेरे खुद के बीएड कॉलेज से मुझे ऑफर आता है कि आपके यहाँ पढ़ाने के लिए आपका, क्योंकि मैं पढ़ते के टाइम में कभी कभी क्लास भी लिया करती थी, एक्सपीरियंस था स्कूल में पढ़ाने का, तो सर लोगों को अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो वो मुझे ऑफर किए। मैं सोचती जब मुझे जॉब चाहिए थी किसी ने दिया नहीं, और अब सबके सब कंसेप्ट क्लियर है आरसीएम का, तो अब मुझे जॉब मिल रहा है, मैंने किया ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप टीचिंग लाइन से तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं, जब थोड़ा बहुत मन भी था लेने का तो मिला नहीं, और जब गवर्नमेंट जॉब की इच्छा ही खत्म हो गई, बिल्कुल इच्छा मर गई, 10 से 4 की ड्यूटी में ही नहीं बनता था, तो जॉब पे जॉब का ऑफर मुझे मिल रहा था, मैंने किया ही नहीं।
क्योंकि जब मुझे कॉलेज से ऑफर मिला और जितनी सैलरी बताई गई उससे 2000 कम ही मैं आरसीएम में मात्र 6 महीने में कमा रही थी। मैंने कहा ये 6 महीने में इतनी सैलरी आई, ये स्कूल वाले बांध देंगे टाइम टेबल में, मुझे मेरे टीम है जमशेदपुर में जाने नहीं देंगे, मेरी टीम है लखनऊ में जाने नहीं देंगे, ये छुट्टियां लिया आपने तो ये पेमेंट कटेंगे आपके, ये दिस दैट लफड़े में 5 साल स्कूल में झेल चुकी थी। मैंने कहा भाई नमस्कार, मेरे से ये काम नहीं होना है, मैं मस्त हूँ अपने आरसीएम में। और इस तरह से मैं जब उन कामों को छोड़ती गई और कहीं से मेरे घर वालों को पता चलता था, सोचिए मेरी क्या दशा होती होगी। घर वाले पढ़ाए थे जॉब के लिए और मैं जॉब को ठुकरा देती थी, बताती नहीं थी, और जब घर वालों को पता चला तो मेरी दशा कैसी होगी। घर में कितने झगड़े हुए होंगे, कितने बड़े-बड़े चैलेंजेस को फेस किया होगा मैंने। कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि आरसीएम को छोड़ ही दूँ, क्योंकि बिहार में महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए 1% मिलते हैं ना, तो 99% पैर खींचने वाले मिलते हैं। खूब पैर खींचे गए हमारे, खूब। सर हमारे कहते थे ना कि जब भी कभी हताश हो जाओ, निराश हो जाओ और लगे कि अब आपसे ये आरसीएम बिज़नेस नहीं होगा, अब आप क्विट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उस रीज़न को याद करना जिस रीज़न की वजह से तुम जुड़े हो। उस दिन को याद करना जिस दिन तुम पूरे दिल से शिद्दत से कमिटमेंट लिए हो कि मुझे यहाँ टिकना है, कुछ बड़ा करना है। अपने लक्ष्य को याद करना कि किस लक्ष्य को देख करके आप यहाँ जुड़े हो। और तब तक मुझे एक बहुत बड़ा लक्ष्य मिल गया था, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे। मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो डाली थी जब मैं स्टार्टिंग में आरसीएम में एक्टिव हुई थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जब मैं सुनी काफी चार्ज अप हुई और मुझे आरसीएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में उनका एक लाइव मुझे एक फिजिकल बड़ा सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। और वहां पे एक बड़ा लक्ष्य बना, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया सेमिनार दिया था और सभी लोगों के एक एम को जगाया था, एक लक्ष्य को जगाया था कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले उसको सोचिए आंखें बंद करके और फिर आप विजुलाइज करिए, अनुभव करिए कि आप वो बन चुके हैं। तो मैंने वहां बैठे बैठे ये सपना देखा था कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जैसा बनना चाहती हूँ, और मैंने आंखें बंद करके उस स्टेज पे जिसपे वो सर खड़े थे अपने आप को रखा और मैं अनुभव कर रही थी कि ये जितनी यहाँ लगभग 50-60 हजार लोगों की भीड़ है वो मेरे लिए है, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये मेरे सपने उस दिन से मिले, नेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना नाम अपना काम लाने का, और एक बड़ा रीजन मिल गया मुझे। तो ये बड़ा रीजन, जब भी मैं थकती थी, हार जाती थी, कभी-कभी परिस्थितियाँ तो इतनी अपोजिट हो जाती थी कि महिलाओं के लिए एक ऐसा वर्ड भी यूज़ किया जाता था कि उस वर्ड से हम शर्म के मारे या फिर ग्लानि से या फिर अपने अंदर जो कोई द्वेष पैदा होता है तो उस काम को छोड़ ही देते हैं और घर बैठ जाते हैं। बोलते हैं ये काम के लिए वैसा नाम दिया जा रहा है, हम उसको छोड़ दें, क्योंकि वैसे नाम हम इस प्लेटफ़ॉर्म से ले नहीं सकते मेरी बहन। मैं उस दिन को भी फेस करी हूँ। जब मुझे अपने ही उस बोलते थे कि ये सेक्टर महिलाओं को क्यों फंसाया जाता है, क्यों लाया जाता है, इसके पीछे कुछ और कारण, ऐसे-वैसे भ्रांतियाँ बनाई जाती थी फील्ड में लोगों के द्वारा। तो वहाँ मेरी ज़बान से आरसीएम प्रोडक्ट सोचिए निकलता कैसे होगा? तो मुझे वहाँ पे एक अपने चैट विद सुरेंदर वत्स में एक है मैम है जो किसी और कंपनी की है, मैं नाम भूल रही हूँ, उनको डॉक्टर्स करके कुछ नाम है। उस लेडीज़ का मैंने वहाँ पे इंटरव्यू देखा था, तो बड़ी अच्छी एक लाइन उन्होंने कही थी। जब सुरेंद्र वत्स सर ने उनसे क्वेश्चन किया कि मैम आप महिला हैं और फील्ड में आपने इतने काम किए हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है और कुछ समय बाद उनके हस्बैंड किसी बीमारी से गुजर भी चुके थे, तो क्या आपको फील्ड में दिक्कत नहीं आई? क्योंकि महिलाओं को फील्ड में निकल के काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारी एरिया में तो थोड़ा ज़्यादा ही होता करता था, अब तो बहुत कम हो गया है, लोग यहाँ भी जागरूक हो गए हैं। तो वो बोलती थी कि सर आता था, बहुत सारे आते थे। मैं लोगों को प्लान दिखाती थी और लोग पीछे से कुछ और लहजे में बात करते थे। मैं लोगों को प्रोडक्ट दिखाती थी, लोग पीछे से किसी और लहजे में बात करते थे। तो सर ने पूछा फिर आप क्या करती थी? बड़े अच्छा सवाल सर ने पूछा कि मैम आप बताइए खुल के, उन महिलाओं को सपोर्ट मिलेगा जो एक कमिटमेंट के साथ इस फील्ड में काम कर रही है। तो मैम ने वहाँ पे कहा कि मैं ऐसे उनकी बात को इग्नोर करती थी जैसे मैंने सुना ही नहीं है। ऐसे उनकी बात को मैं इग्नोर कर देती थी जैसे मैंने सुना ही नहीं, और अपने काम पे मैं आगे, यानी जो प्लान दिखाती थी उस पे आगे बढ़ जाती थी, मेरी वर्डिंग उसके आगे की होती थी। मैंने उनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो थोड़े ही दिन में वो व्यक्ति समझ जाता था कि ये महिला उस टाइप की है ही नहीं, और वो फिर अपने आप में शर्मिंदा होके चुप हो जाता था। तो मुझे वहाँ से हिम्मत मिली और मैंने भी इग्नोर करना शुरू किया। कुछ कॉल्स आने लगे, कुछ वीडियो कॉल्स भी आने लगे, कुछ तो हमें जॉब देने के ऑफर करने लगे, वो भी कहाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब नहीं होती है, यहाँ कमीशन होता है। लोग बोलते थे इस कंपनी में आ जाइए मैडम, आपको इतना सैलरी देंगे। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ बाहर से भी आई, कुछ अंदर से भी आई, कुछ हमारे टीम से भी आई। क्योंकि बिहार के लोग जो होते हैं ना कि थोड़ा-सा किसी भी चीज़ को जब ठान लेते हैं तो कर देते हैं।
हैं, क्योंकि वो अच्छी चीज हो या बुरी उससे उनको मतलब नहीं होती है। थोड़े टाइम बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया। तो ऐसे भी कुछ हमारी परिस्थितियां आई और एक बार बिजनेस काफी अच्छा, काफी ओज और उत्साह के साथ आगे बढ़ा और एक बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जो बिजनेस एकदम से डाउन हो गया। जब बाहर के चैलेंजेस को फेस करना सीख गई है अल्पना सिंह, बाहर के लोगों को समझना सीख गई, उनको इग्नोर करना सीख गई और अपने लेवल पे काम करना सीख गई और जैसे जैसे आगे बढ़ना सीख गई, बिजनेस में एक ऐसा ठहराव सा आ गया और सारा का सारा बिजनेस धरा का धरा रह गया। अब सोचिए आप दोबारा कैसे एक्टिव हो सकते हैं। जिस संस्था पे, जिस व्यक्ति पे, जिस जगह पे आपने पूरे की पूरी अपनी पढ़ाई को साइड करके अपने आप को 100% लगा दिया और वहां से कुछ ऐसा चीज आपको मिलता है, तो आप दोबारा कैसे अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स उन अपलाइंस का, जो भले ही इस सेक्टर पे आके मुझे मिले, भले ही आरसीएम से पहले मेरी उनसे कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उनका थैंक्स दिल से कि उन्होंने मुझे थामा, इस सिस्टम का एक जो रियलिटी होता है उसको बताया और कहा कि आप किसी एक व्यक्ति से अगर नाराज हैं, आप किसी एक व्यक्ति से अगर गुस्से में हैं या फिर किसी वजह से शिकायत में हैं, तो वो एक व्यक्ति से आरसीएम बिजनेस नहीं चलता है, चाहे वो आपका अपलाइन के लाइन में ही क्यों ना हो। किसी एक व्यक्ति से ये बिजनेस नहीं चलता है और आप भी किसी के अपलाइन है, याद रखिएगा। और आप जैसे उस व्यक्ति को देख के जुड़े थे, वैसे ही आपको देख करके आपकी टीम की बहुत सारी लोग जुड़े हैं। सर ने पहले पूछा कितने लोग आपके फेस वैल्यू से जुड़े हैं, मैंने काउंटिंग किया, मोटा मोटी 75 लोग थे। सर बोले वो 75 लोगों का क्या, आप जो अगर बिजनेस छोड़ देती हैं तो उन्होंने आपको विश्वास किया है, आपको ज्वाइन किया, वो अभी तक आरसीएम कंपनी नहीं घूमे हैं, वो टीसी छाबड़ा को नहीं जानते हैं, वो प्रमोद गुलाटी को नहीं जानते हैं, वो राकेश शर्मा सर को नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को नजर में जो है आरसीएम का आप ही हैं, तो उनका विश्वास का क्या। तो ये जो एक पेरेंट्स के रूप में अपलाइन थामते हैं ना, एक रास्ता दिखाते, मुझे लगा मैं भी जाने अनजाने में गलती कर रही थी। फिर से दोबारा उठा, बोला शेरनी चल, घायल हुआ तो क्या हुआ, बैंडेज पट्टी डालेंगे और फील्ड में निकल जाएंगे। और फिर अपने कमिटमेंट को दोबारा से शुरू किया और अपने मलहम पे बैंडेज पट्टी डाला और दोबारा से अपने काम पे आ गई। फिर से अपना काम स्टार्ट किया, फिर से अपने आप को सजाया, फिर से संवारा और अपने काम को इस कमिटमेंट के साथ लेके गई, आगे बढ़ी। धीरे धीरे जैसे मैंने दोबारा काम को स्टार्टअप किया, तो जो 1.15 का मेरा लेवल था पिछले बार, वो मेरा 1.70 का लेवल भी नहीं रहा, 2.60 का लेवल भी नहीं रहा, सीधे स्टार पिन आ गया। ये एक अनुभव रहा। कहते हैं ना कि जब बड़े चैलेंज आते हैं ना, तो वो चैलेंज आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं आते, वो आपको चेंज करने के लिए आते हैं। और मेरे में जो चैलेंज आने के बाद जो चेंजेस आए थे, वो चेंजेस ने मुझे स्टार पिन को अचीव करा दिया। और स्टार पिन 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से होता है, मेरा 4,57,000 से हुआ था। सोचिए, रॉयल्टी से उस समय थोड़े समय पीछे रह गई थी, तो स्टार पिन भी एक बड़े लेवल को मैंने लेकर के किया था। तो ये एक जो मेरे अंदर उत्साह बढ़ा, मेरी टीम का जो सपोर्ट मिला, थैंक्स। मैं अपने टीम को दिल से बहुत रिगार्ड करती हूँ। मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। एक मेरा लड़का और एक लड़की है और तीसरा मेरी टीम है जो आरसीएम की है। मैं जितना अपने दोनों बच्चों को प्यार करती हूँ, उतना ही मैं अपनी टीम को प्यार करती हूँ, क्योंकि विकट परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं अपनी टीम को दिल से उतना ही ज्यादा मानती हूँ जितना अपने बच्चों को मानती हूँ। हर परिस्थिति में अपने टीम के लिए खड़े हो जाने के लिए तैयार रहिए। और आरसीएम जो शब्द है ना मेरी बहन, आरसीएम शब्द भी अपने आप में अद्भुत है। आरसीएम जो हम लोग बोलते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सही है, बाजार करने का सही तरीका ये भी सही है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटालिटी ये भी सही है। लेकिन आरसीएम का एक अर्थ और है, आर से रिस्पॉन्सिबल बनिए, सी से कमिटमेंट कीजिए और एम से मैनेजमेंट कीजिए, तब आपकी टीम आरसीएम वही हो जाएगी। और मैंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम आपका बी लेगा, आपका ए लेगा, हाँ, दोनों का रिजल्ट मैं दूंगी। मैं अपने सीनियर को भी देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों टीमों पे पकड़ होती है। आप अगर रियल में इस फील्ड में लीडर बनना चाहते हैं, यहाँ अगर बड़े पिन पे जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ए और बी दोनों टीम पे अपनी पकड़ रखिए, दोनों टीम के लीडर्स को आप सपोर्ट करिए और खुद का भी अपने अंदर एजुकेशन को डे बाय डे इंक्रीज करिए। ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है, सीखने का खुद में और सिखाने के खुद की टीम में। जो आप करेंगे वो आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। गुलाटी सर बोलते हैं ना कि हम मुंह से चाहे जो बोल दें, हमारे अंदर जो छिपा होता है उसका असर पहले होता है। तो हम जो कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर से जो
छिपा होता है वो हमारे करने में शामिल होता है। तो जो हम कर रहे होते हैं वो देख के हमारा टीम डुप्लीकेट कर लेता है, ऑटोमेटिक कर लेता है। चाहे हम मुँह से जितना भी बातें बोल दें उसकी असर होती नहीं है। तो हम अगर ये सोच रखते हैं कि मैं मेरे टीम से सिल्वर क्लब करा लूँ, मैं मेरे टीम से गोल्ड क्लब करा लूँ, जिसका नया नाम दिया है वीसी सर ने कि वो लॉयल क्लब के नाम से आया गया है 2500 बीबी, तो वो करा लूँ, या मैं मेरे टीम से डायमंड क्लब करा लूँ, तो मेरे दोस्त आपको पहले करना पड़ेगा। आप ना करें और आपकी टीम कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, हो ही नहीं सकता। और इक्का-दुक्का अगर आपके डाउन में कोई कर रहा है तो आपके अपलाइन के आशीर्वाद से कर रहा है, आपके आशीर्वाद से नहीं कर रहा है। वो आपके अपलाइन के प्रभाव से कर रहा है, आपके प्रभाव से नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, हमारे सीनियर ये भी बोलते हैं कि हमारा कंपनी का कंप्यूटर बिज़नेस वॉल्यूम देखता है। वो ये नहीं देखता कि कौन टीचर है, कौन प्रोफेसर है, कौन डॉक्टर है, कौन वकील है या कौन बड़ा राजनेता है, नहीं देखता। वो आपके बिज़नेस वॉल्यूम को देखता है और बिज़नेस वॉल्यूम इन्हीं क्लबों से निकाले जाते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आप अगर 1000 बीवी भी नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब आप उनके घर का राशन का सामान नहीं खरीदवा पा रहे हैं। एक व्यक्ति को जोड़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। हम लोग क्या सोचते हैं कि उसको जोड़ने में एफर्ट लगा, नथिंग। जोड़ने में तो 1% भी एफर्ट नहीं लगता, उसको चलाने में 100% एफर्ट लगते हैं। और जिसका सबसे पहला मूल मंत्र है, उसके घर की ज़रूरत की सभी सामान को खरीदवाना और हर महीने खरीदवाते रहना। इसके लिए स्टार्टिंग में जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं, तो उस समय उनके माइंड को ये कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि आपको हर महीने अपने ज़रूरत की सारी सामानें यहाँ से खरीदनी होंगी। हर एक वस्तुएं जो एक कंपनी बनाती है, भले उसके लिए 2 आरसीएम दुकान जाना पड़े, 4 आरसीएम दुकान जाना पड़े, आप जाएं, लेकिन जो अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसे आपको यहीं से लेना पड़ेगा। तब कहीं आप एक बड़े सपने को यहाँ जी पाएंगे। अगर वो व्यक्ति बहुत कम खरीदारी करता है, जैसे हमारे यहाँ खेत बहुत सारे होते हैं, किसान भाई बहुत है, वो खेतों पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, तो कुछ ने कहा मेरे खेतों से ये चीज आ जाती है। मैंने उनसे कहा खेतों में आप हरित संजीवनी डालते हैं क्या? तो आपके पास सारे ऑप्शंस है। तो अगर खेती-बाड़ी करने वाले कोई किसान भाई मिलते हैं तो उन्हें हरित संजीवनी पे ज़्यादा लेकर के आइए। कोई पार्लर वाली महिला मिलती है जो बोलती है मैं तो एक ही टाइम खाना बनाती हूँ, बाकी तो मेरा पार्लर में चल जाता है, मैं वो बाहर से खा लेती हूँ, पकौड़े वगैरह पता नहीं क्या-क्या। उन्हें बोलिए नहीं, आप सप्लीमेंट खाओ और अपने पास ब्यूटीशियन का प्रोडक्ट है वो भी यूज़ करो और अपने कस्टमर को भी यूज़ कराओ। एफएमसीजी में जितनी भी गृहिणियाँ मिलती है, जो हाउसवाइफ है, उनको तो ए टू जेड आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट बता ही डालो, जिसमें अपना गैस चूल्हा, बर्तन ईटीसी सब आता है। और कोई भी महिला बिना श्रृंगार, बिना मेकअप किए नहीं रहती, उन्हें वो भी बता डालो और हर महिला को सप्लीमेंट की ज़रूरत है, वो भी बता डालो। कोई पुरुष ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मैं ड्यूटी करता हूँ इसलिए मैं टिफिन ज़्यादा लेके नहीं जाता, मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता। उनको बोलना सुबह में आप प्रोटीन और मैन का टैबलेट ज़रूर खाइए, रात को S5 खाइए, वेज ओमेगा, ये सारी चीज़ों को उन्हें बताइए। हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है इन वस्तुओं का। इसको जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आरसीएम के साथ अपनी ज़िंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त देखिए कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या बात को नहीं समझ रहा है या घबरा रहा है या कुछ खरीदारी से वो कतरा रहा है, तो उसे शुरू में 1000 बीवी पे लाइए। कुछ ऐसे लिस्ट बनाइए, मैंने डायरी में बना रखा है, ऐसा कुछ मेरा पेज है जहाँ ऊपर में मैंने लिखा हुआ है सिल्वर क्लब। अब कितने लोग हमारे सिल्वर क्लब वाले मेंबर्स हैं, मैंने उसको डाला। फिर मैंने कुछ दूसरे पेज में डाला है गोल्ड क्लब, जिसको मैंने पोस्ट में अभी नया नाम आया हुआ है लॉयल क्लब। मैंने उसमें लॉयल क्लब की लिस्ट निकाल रखी है। फिर मैंने डायमंड क्लब लिखा हुआ है, डायमंड क्लब की लिस्ट निकाल रखी है। इससे क्या होता है कि आप जो 1000 बीवी वाले व्यक्ति हैं, उन्हें लॉयल क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आज के डेट में सुबह-सुबह उसका सेलिब्रेशन हुआ, तो उस सेलिब्रेशन का उनको बता करके प्रमोशन कर करके उनको 2500 बीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 2500 बीवी जब वो करने लगते हैं, तो उन्हें आसानी से 5000 बीवी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि 5000 बीवी नहीं करने का मतलब आप ईमानदारी से, अच्छे से, सोच के, सीख के, समझ के इस बिज़नेस को कर ही नहीं रहे। क्योंकि जो प्रोडक्ट से दूर भाग रहे हैं वो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। हम अगर बोले कि हम टीचर बनना चाहते हैं और पढ़ाने से ही दूर भाग जाए, तो क्या हम टीचर बन जाएंगे? हम बोले हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और इलाज करने से ही मरीजों का हम भागे, तो क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे? हम वकालत करने से भागे और खुद को वकील बनाने की चेष्टा करें, तो क्या हम बन पाएंगे? यहाँ भी हम अगर एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं, हम एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो यहाँ प्रोडक्टों से प्यार करना पड़ेगा।
मजे की बात मैं बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले की मैं गांव पे थी, आज ही छपरा आई हूँ। मेरा वहां भी बिजनेस मैंने खोल रखा है, वहां भी मैंने डिस्प्ले वाला ऑफिस डाल रखा है, यहाँ भी मैंने कुछ इंतजाम कर रखा है डिस्प्ले वाला ऑफिस की। तो मैं जब सुबह में अपना बनाना शेक घोल रही थी दूध में, मेरे बच्चे छुट्टी आए हुए थे, अभी वो चले गए हैं, जमशेदपुर पढ़ाई करते हैं दोनों बच्चे। तो मैं सुबह में जब दूध में वो बनाना शेक, चूंकि उसके टेस्ट बहुत अच्छा मुझे लगता है, तो घोल रही थी, तो उसकी खुशबू मुझे मिल रही थी। मैं ऐसे नाक के पास ला ला के ऐसे मुंडी हिला हिला के घोल रही थी। तो मेरे बच्चे आके हंस रहे मेरे पीछे खड़े होके, बोल रहे ये क्या हो रहा है, ये भी क्या आरसीएम बिजनेस में बताया जाता है? तो ये बताया नहीं जाता है मेरे दोस्त, ये दिल से आती है, ये दिल से निकलता है। हाँ हाँ, कितना बढ़िया मेरा प्रोडक्ट है, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसको दूध में मिलाते मिलाते मैं अंदर अंदर सोच रही थी, एक घूंट पीने के बाद हाँ कितना मैं पी जाऊं। सही में उसकी टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि अगर न्यूट्री चार्ज वाले बोल देना कि एक दिन में एक बोतल पी सकते हैं, तो मैं पूरा का पूरा 500 ग्राम पी जाऊं। लेकिन ऐसा पी नहीं सकते, उन्होंने क्वांटिटी दे रखा है कि इतना ही पी सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने अपलाइन की अपनी कंपनी को गाइड भी तो करना है, मानना तो है उनकी बातों को। तो ये एक प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए। जब मैं कहीं मीटिंग में या फील्ड में जाने के लिए तैयार होती हूँ ना, तो आईने के सामने सिंदूर लगाते समय, लिपस्टिक लगाते समय, क्रीम लगाते समय, आरसीएम के कपड़े पहना, हाँ हाँ मेरी तो यही जीवन है। क्या बात है, ये कंपनी तो मुझे सफल बना दिया या बना रहा है। क्या बात है, ये सारी वस्तुएं तो पहले भी यूज कर रही थी, लेकिन उस समय एकदम भागम भाग थी, जैसे तैसे पहना, जैसे तैसे बाल में कंघी किया, निकल गए जैसे तैसे। यहाँ वेल मेंटेन में रहना ये कंपनी सिखा दिया। यहाँ वेल एजुकेशन का रियल मायने क्या होता है ये सिखा दिया। भले ही हम बीएड एमएड थे, सीटेट टेस्टेड थे, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे बदल गया। यहाँ लोगों को डील करना सिखा दिया। आज हमें किस टाइप की, किस तरह की लोगों से बात करनी है वो हमें सिखा दिया। यानी हर एक चीज को इस फील्ड में आकर के अल्पना सिंह ने अपने आप को रगड़ा है, घिसा है, और तब जाकर के आज इस परसेंट में अगर मैं बोलूं तो कुछ एक परसेंट मैं यहाँ सीख पाई हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी बड़ी उपलब्धि है, जैसे सुषमा बिष्ट मैम बता रही थी, बहन बोली कि ये वो दिस डेट, बहुत कुछ उन्होंने मेरे बारे में प्रमोशन किया, बट मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ एक परसेंट ही इस काम को कर पाई हूँ या सीख पाई हूँ। अभी तो बहुत सारे सपने हैं, अभी बहुत सारे एजुकेशन है जो लेने बाकी हैं। अभी न्यूट्रिशनल कोर्स में मैं कर रही हूँ, जो एडवांस न्यूट्रिशनल का कोर्स चल रहा है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, वो कोर्स मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे समय नहीं बचता। सुबह 4 बजे उसको उसमें कोर्स को कंप्लीट कर रही हूँ, और हम लोगों का जो सेशन है सुबह 5:30 से 6:30 चलता है, जो आप लोग का अभी चल रहा है। तो ये सेशन के पहले मैं अपने कोर्स कंप्लीट करती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, फिर मैं सेशन को लेती हूँ, और उसके बाद मेरे दिन के बाकी कार्य होते हैं। तो इस तरह से आपको भी कमिटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन भर सीखने का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा सुलझेंगे, नहीं सीखेंगे तो उलझते चले जाएंगे, और फिर एक दिन बोलेंगे कि सर आरसीएम में जुड़े तो थे हम भी कहीं, लेकिन क्या करे हमारी कंपनी तो हमें सपोर्ट ही नहीं किया। क्या करे, अपलाइन में योगेंद्र रावत जी का तो कॉल ही नहीं आ रहा था। अरे योगेंद्र रावत जी की तो टीम इतनी बड़ी है कि जो जो सामने दिखेंगे उन सबको वो खींच लेंगे। तो सामने दिखने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारियों को संभालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। आपको आरसीएम करना है तो पहले रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। कोई ना कोई क्लब को मेंटेन करना है, और हर एक नए ज्वाइन पर्सन से किसी ना किसी क्लब को मेंटेन करने की बात करनी है। हम जब ज्वाइनिंग करने के लिए प्रोसेस में लेके जाते हैं ना, या फिर जब प्लान दिखाते हैं और अगला यस बोलता है, तो उसी समय दोबारा से उसको बिजनेस वॉल्यूम समझाते हैं, और बोलते हैं कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो मेंटेन करना ही होगा। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि कितनी खरीदारी करनी होगी। अगर जुड़ जाते हैं तो हर महीने कितनी खरीदारी करनी होगी, उसके फैमिली का आंकड़ा निकाल लीजिए, क्या क्या वस्तुएं लगती है निकाल लीजिए। अगर ऑटोमेटिक 1000 बीबी हो गया तो बोलना बस अपने जरूरत के सामान खरीद लो। अगर उतना नहीं निकलता, बोलना 1000 बीबी तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अपना क्लब है, पैसा चाहिए तो क्लब मेंटेन करना पड़ेगा। और वो 100 रुपया कम से कम तो जरूर बनता है, जो आजकल ट्रांसफर भी हो जा रहे हैं। तो ये शुरुआती दौर में कहा गया। हमारे एक और कहावत है, पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी। जन्म लेता हुआ बच्चा और घर में आई बहू, जो सीख सिखाएंगे वो वही सीखेगी। इसका भोजपुरी में हमारा एक लैंग्वेज अलग है, वो मैं नहीं बताऊंगी, शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया कि जन्म लेता हुआ बच्चा और घर में आई नई बहू, जो सीख सिखाएंगे वो सीख से वो आगे बढ़ेंगे। तो जो न्यू पर्सन हमारे टीम में आएंगे, उनको क्लब स्टार्टिंग से ही माइंड में सेट करा देंगे, और मिनिमम 1000 बीवी भी कराएंगे, तो धीरे धीरे उनको लेवल क्लब और डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आई थिंक बहुत ज्यादा समय ले चुकी हूँ, और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, चूंकि शायद 1 घंटे का ही ये सेशन है आप लोगों का। तो अब मैं
अपनी वाणियों को विराम दूंगी। आशा करूंगी कि मैंने जो आज आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखा अपनी जुबानी से, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा हो, ताकि मुझे भी लगे कि हमारा आना सफल हुआ, हम एक दूसरे के रूबरू हो सके, तो हमारा मिलना सफल हुआ। और इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हुए सुषमा बहन को बुलाना चाहेंगे। ओवर टू सुषमा बहन। आए बहन, अपनी कमांड को संभाले। थैंक यू अल्पना बहन। और शब्द ही नहीं है कि क्या बोलूं, आज पूरी उत्तराखंड टाइगर टीम की महिलाएं टकटकी लगा के बैठी हुई है, वरना सब किचन में घुसी रहती हैं। और आज तो स्पेशली सबके चेहरों पे देख रही हूँ मैं कि सब गालों पे हाथ लगा के बैठे हुए हैं। अभी तक मैं वही सर्च कर रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने तो आज एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन डबल धमाल कर दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सही कहा आपने कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल और जिद्दी बनना पड़ता है। और यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, सबको पागल और जिद्दी बनना पड़ेगा, हमारी अल्पना मैम के जैसे। जैसे उन्होंने हर परिस्थिति में हर संघर्ष में आगे बढ़ना सीखा है। और मैम आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर कवर किया है, और संघर्ष के बारे में जो बताया, आपकी संघर्ष की कहानी से बहुत कुछ सीखा है हमने। और यहाँ पे मेरी टीम ने भी बहुत कुछ सीखा है कि हाँ, एक गृहिणी, एक महिला अपने बच्चों परिवारों के साथ भी बहुत कुछ कर सकती है। और अगर हमारे अंदर हौसला है, तो मैम ये आपने बताया है हमें, तो हम कई बार जीरो से शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर जुनून है, जिद है, हौसला है, तो हमें कभी नहीं डरना चाहिए कि हम जीरो से कैसे शुरुआत करें। तो बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन, स्पेशली थैंक यू सो मच मैम। और मैं अपने सीनियर लीडरों से भी मैसेज लेके जानना चाहूंगी कि उन्हें आज का सेशन कैसे लगा है, जिनमें हमारे स्टार पिन है। सबसे पहले श्रीमान जोगेंद्र रावत भैया हैं। मोस्ट वेलकम भैया। जानना चाहेंगे आज अल्पना बहन का प्रोग्राम कैसे लगा? बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन, आपने बोलने का मौका दिया। और सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूरी टीम का मैं वेलकम करता हूं। और सबसे ज्यादा वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अल्पना मैम का, कि आज का जो प्रोग्राम आपने दिया है, ये ऐसा गजब का प्रोग्राम आज तक हमने इस मीटिंग के माध्यम से नहीं सुना था। और आज खास तौर पे महिलाओं को जो आपने टिप्स दिए हैं, उससे बहुत बड़ा काम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी महिलाएं, हमारी बहनें इस प्रोग्राम में आज ज्वाइन हुई है, मतलब 100% उनके जो माइंड में कई सवाल चाहिए, कई डाउट रहे होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने आज क्या बोलते हैं, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं, तो हमें कॉपी करना है, गागर में सागर भर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप इसी तरह हमें टाइम देंगे, हमें पूरा विश्वास है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी आप जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमें सहयोग करेंगे, हमें सिखाएंगे मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय आरसी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप तो टाइगर टीम की शान हो, बहुत शानदार मैसेज दिया है। नेक्स्ट हमारे बीच हैं संतोष रावत भैया जी हैं, स्टार पिन अचीवर। मोस्ट वेलकम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बहन, आपने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। और हम आज यहाँ पर कल्पना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, कि जिन्होंने आज अपना समय निकालकर हमारी टीम को जो है टाइम दिया है, और संघर्ष की अपनी कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की है। और उससे जो ये आज आपकी कहानी रही बहन, वो बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, और इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिसकी कहानी बनती है वही हमेशा सक्सेसफुल बनता है। तो ये बहुत हमारी पूरी टीम को प्रेरणादायक कहानी बनी आपकी। और मैं आपसे यही कामना करता हूं कि आप समय समय पर हमें जो है हमारी टीम को समय देंगे, और हमारे टीम को जो है मोटिवेशन देंगे। बहन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा बहन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच स्टार पिन अचीवर मधु बुटोला दीदी जी है। मोस्ट वेलकम दीदी। मधु बुटोला, मोस्ट वेलकम दीदी।
थैंक यू बहन जय आरसीएम। और आज का शानदार होस्टिंग किया आपने, और मैं ऐसी मात्र सशक्तिकरण को नमन करती हूँ और सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से, और अल्पना दीदी को भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, अपने संघर्ष की कहानी हमको बताई, और जिन्होंने अपने परिवार, अपने देश और अपने राज्य नहीं पूरे देश को सुपोषित करने का बेड़ा उठाया है। ऐसी मात्र सशक्तिकरण को मैं नमन करती हूँ। और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी है हमको कि प्रोडक्टों की खरीदारी करवाई अपने टीम से, और अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय आरसीएम। थैंक यू भाई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच है मीनाक्षी मेठानी दीदी है, स्टार पिन अचीवर। मोस्ट वेलकम दीदी। थैंक यू हमारे सुषमा साथ थैंक यू सुषमा बहन, आपने 2 शब्द बोलने का मौका दिया और बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप तो वैसे भी टाइगर टीम की शेरनी है, बहुत अच्छे तरीके से आप मंच का संचालन करती हैं। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मीनाक्षी मठानी बेसिकली रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूं और अभी वर्तमान में देहरादून में रहती हूं। सीख रही हूँ, जी रही हूँ, बड़ी मस्ती से इस सिस्टम को करती हूँ, सीखती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन के माध्यम से। हमारे ग्रेट अपलाइन में आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ जी और आदरणीय गुरुदेव पवन शर्मा जी, आदरणीय गुरुदेव किरण पाल जी के सानिध्य में इस सिस्टम को सीखती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अल्पना दीदी का, जो आप हमारी टाइगर टीम में आई और हमारी महिलाओं को आपने एक फुल न्यूट्रीचार्ज किया, आप दूसरी न्यूट्रीचार्ज बन गई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोबारा भी अपना टाइम हमें दें। और आपने मैं सभी अपनी बहनों से बोलना चाहूंगी, दीदी ने यहाँ पर एक शब्द का बार बार उच्चारण किया है कि सपना। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और हम उसी से अपने आप मतलब पागल बनना पड़ेगा, अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें पागल बनना पड़ेगा। और थैंक यू, धन्यवाद दीदी आपका, मोस्ट मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा बहन। थैंक यू दीदी, और बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात की है, तो थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार पिन से ऊपर रॉयल्टी अचीवर में है टाइगर टीम की शेरनी रिम्पी भट्ट बहन। उनके शब्दों में भी जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे कहने का मौका दिया। दीदी मेरा साउंड आ रहा है? हाँ, क्लियर आ रहा है। ओके, थैंक यू। और सिस्टम की परंपरा के अनुसार अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं भी सीख रही हूँ, इस खूबसूरत से सिस्टम को जी रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से, अपनी लाइफ लाइन के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो दीदी, आप बहुत ही शानदार आपने संभाला है पूरी होस्टिंग को। और आप खैर हम तो आपसे सीख ही रहे हैं दीदी। और हमारी ग्रेट अपलाइन में श्रीमती संगीता उनियाल दीदी और श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी जो कि आज की होस्ट है, और गुरुदेव टेक्निकल अचीवर आदरणीय योगेंद्र रावत सर, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, हमेशा नए नए गेस्ट को लेके आते हैं, इसके लिए मैं सर का विशेष धन्यवाद करूंगी। और हमारे गुरुदेव आदरणीय श्रीमान बुद्धि वल्लभ मैठानी सर को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव आदरणीय आशीष वशिष्ठ सर, जो कि हमारी टाइगर टीम के जनक हैं, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय गुरुदेव पवन शर्मा सर, किरण पाल सर, जिनकी एजुकेशन में हम लोग ये बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूं, इतनी एनर्जी मिली है आज के प्रोग्राम से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अल्पना दीदी, आप इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम में आए और टाइगर टीम का जो ये डिजिटल मंच है, इसकी शोभा आपने बढ़ाई है। और उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार आप हमेशा, जब भी हमारी टीम को, हमारी बहनों को जरूरत पड़ेगी, तो आप इसी प्रकार से अपना समय दोगे। और जो आपके संघर्ष की कहानी रही है दीदी, बहुत ही शानदार रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें उस कहानी से। क्योंकि कभी कभी हो जाता है काम करते करते, सुनते किसी की अपने आप में कभी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन दीदी मैं हमेशा
याद रखूंगी आपने जो संघर्ष किया है, जहाँ से आप निकले हो आगे, तो हमें भी क्योंकि अभी उसी रास्ते पे चलना है, उसी रास्ते से आगे गुजरना है, तो हम लोग डेफिनेटली हम आपकी तरह ही, जैसे आज आपका पूरे नेशनल लेवल पे नाम है, उसी प्रकार हम भी चलने का प्रयास करेंगे और हमेशा को एक सफल मार्गदर्शक के रूप में फॉलो करेंगे दीदी। और इसी प्रकार हमारी हिम्मत बन के आप हमेशा रहना। आपसे सच में आज बहुत एनर्जी मिली है, जैसे कि मीनाक्षी दीदी ने बोला कि न्यूट्री चार्ज हम लोग यूज करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन जो चार्ज आपने हम सबको दिया है तो वो उससे तो डेफिनेटली हमेशा के लिए आगे बिजनेस बढ़ेगा। और हमेशा इसी प्रकार से सारी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि दीदी भी हमारे ही बीच की है, ऐसा नहीं है वो किसी अलग प्लेनेट से आई है। तो हमारे ही बीच की एक महिला जब अपनी पहचान इस प्रकार से बना सकती है तो 100% हम भी बना सकते हैं। बस जोश और जुनून होना चाहिए, अपने अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें जगाने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच दीदी, और एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ योगेंद्र भैया का और सुषमा बिष्ट दीदी का, जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम का आयोजन करवाया। थैंक यू सो मच दीदी। जय आरसीएम। वेलकम, थैंक यू रिम्पी। और नेक्स्ट हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर श्रीमान नरेंद्र नेगी भाई जी, मोस्ट वेलकम भैया। हेलो। हाँ जय आरसीएम, नमस्ते भैया, मोस्ट वेलकम। जी धन्यवाद सुषमा बहन, आपने जो मुझे इस डिजिटल मंच पर बोलने का मौका दिया। और मैं आज जो अल्पना बहन ने इस हमारे टाइगर टीम के डिजिटल मंच पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आपने जो खासतौर पर महिलाओं में जो सशक्ति का एक नया आयाम दिया और उत्तराखंड की टीम के लिए आपने एक बहुत ही खूबसूरत लाइनों में अपने पूरी संघर्ष की कहानी बताई, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बहुत प्रेरणा दी है और आगे बढ़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि हम उसी प्रेरणा के माध्यम से अपनी टाइगर टीम के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय आरसीएम। धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच हैं प्लेटिनियम अचीवर श्रीमान दुर्गेश रावत भैया जी, मोस्ट वेलकम भैया आपका। थैंक यू दीदी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार तरीके से आज की मीटिंग की होस्टिंग करने के लिए। और आप तो पर्सनालिटी ऐसी हैं कि आपकी तारीफ करना हमें छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आप टाइगर टीम की शान और टाइगर टीम की शेरनी हो। और आज हमारे बीच में एक शेरनी और बैठी है, हमारी बहन अल्पना, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीदी। और सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम दुर्गेश रावत, मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से बिलोंग करता हूँ और दुनिया के इस खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ अपने ग्रेट गुरुओं के सानिध्य में, मार्गदर्शन में और आशीर्वाद में, और जी रहा हूँ अपनी लाइफ प्लान के साथ। और शानदार प्रोग्राम आज का हमारी अल्पना बहन ने हमको दिया है और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे कि लाइफ में कभी कभी ऐसा कुछ मोमेंट आ जाता है कि लाइफ पूरी बदल जाती है, और कहानी में पूरा दीदी ने दर्शाया इसको। और सलाम करता हूँ दीदी, आपकी सोच की जो आपने एक सोच ली कि मुझे बहुत सारी महिलाओं के लाइफ में परिवर्तन लेके आना, और इस सोच के साथ आप आरसीएम में काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं आप, प्रेरणा के माध्यम है कि जो आपने आपकी कहानी से आज बहुत सारी बहनें यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जा रही हैं, और आप बहुत कुछ यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं कि जो आपका अनुसरण करके यहाँ पे बहुत सारी बहनें, बहुत सारी भाई आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पर अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो थैंक यू दीदी, और हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपका हक समझ के आपको इन्वाइट करेंगे इस टीम में। तो थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच हमारे टेक्निकल अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही कमाल की होस्टिंग आपने संभाली है, और बिल्कुल आप लगातार इस तरीके से मंच का संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे
बीच में बहुत सारे नए साथी भी हैं आज प्रोग्राम में। सबसे पहले नए सभी साथियों का हम वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से। पूरी आरसीएम टाइगर टीम की तरफ से आप सभी साथी इस डिजिटल मंच के माध्यम से आए, तो पूरी टीम की तरफ से वेलकम है आप साथियों आपका। और नाम योगेंद्र रावत, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट अगस्त्यमुनि से मैं बिलोंग करता हूँ। ये दुनिया का खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस का मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ साथियों इस सिस्टम को अपने गुरुओं के सानिध्य में, अपने गुरुओं के छत्र छाया में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ साथियों। और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं अपलाइन, जो हमारे गुरु हैं श्रीमान आदरणीय बुद्धि वल्लभ मैठानी सर और आदरणीय श्रीमान आशीष वशिष्ठ सर, जिनके गाइडलाइन में हम टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। सीनियर अपलाइन की अगर हम बात करें, श्रीमान पवन कुमार शर्मा सर और आदरणीय श्रीमान किरण पाल शर्मा सर और आदरणीय श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर, जर्नैल सिंह खालसा सर और राकेश शर्मा सर की गाइडलाइन में पूरी टीम काम कर रही है, सीख रहे हैं साथियों। आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही कमाल का था। इस प्रोग्राम के अंदर सभी वाइटल पिन अचीवर्स और स्टार पिन अचीवर्स, रॉयल्टी पिन अचीवर्स सभी इस प्रोग्राम के अंदर थे। सभी साथियों का वेलकम करता हूं दिल की गहराइयों से। आज का जो प्रोग्राम रहा, जो हमारी अल्पना बहन जी इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, बहुत कुछ सीखने को मिला है और टाइगर टीम धन्य हो गई है। आपने 4 चांद लगाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर और आपने जो संघर्ष की कहानी बताई, जो आपने स्ट्रगल की कहानी बताई और उसमें दर्द था, उसमें जुनून था, आपने जुनून से काम किया साथियों। जो है कि दर्द जब तक नहीं होता है तब तक कामयाबी का जन्म नहीं हो सकता साथियों। अगर हमें आरसीएम बिजनेस करते अभी दर्द नहीं हो रहा है तो हम साथियों आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो अल्पना दीदी की कहानी से हमने सीखा। उन्होंने बहुत सारे चैलेंज को फेस किया है। घर के बहुत सारे चैलेंज हो सकते हैं, अपने एरिया के हो सकते हैं, और उधर जो बात कर रहे थे बिहार का, उधर का जो कल्चर है उसके हिसाब से एक लेडी को फील्ड पर काम करना, कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, कितनी बातें उन्होंने सुनी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो उन बाधाओं को चीरती हुई आगे पहुंची साथियों। उनके ड्रीम थे, उनके सपने थे। जब ड्रीम और सपने सामने हो जाते साथियों, फिर कुछ भी नहीं दिखता है, केवल अपना टारगेट दिखता साथियों। और आज उन्होंने जिस तरीके का मुकाम हासिल किया है, आज वो पूरे देश में जो है कि हजारों लोगों का रोल मॉडल बन चुकी है। हजारों लोग चाहते हैं कि हम अल्पना दीदी के जैसे बने साथियों। उन्होंने काम किया है, वर्क किया है, और कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है साथियों। कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। आज से पहले अल्पना दीदी को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा भारत जानता है। नेशनल लेवल तक उन्होंने अपने नाम को बनाया है, अपनी पहचान को बनाया है साथियों। ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है। आज हमारी टाइगर टीम के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बहनों की संख्या ज्यादा है। और जब भी इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जब भी क्रांति हुई है, उस क्रांति में महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा रोल था। हर क्रांति के ऊपर वो लड़े, पुरुषों से कंधा मिलाकर उन्होंने हर क्रांति को अंजाम तक पहुंचाया साथियों। तो आज जो बिहार की शेरनी के नाम से जाने जाते हैं, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, और उन्होंने साथियों लगातार स्ट्रगल किया है। और जरूर उन्होंने जो अपनी कहानी के माध्यम से बताया, निरंतर करना है। निरंतर अगर हम काम को करते, कभी करना कभी नहीं करना, ये इससे साथियों रिजल्ट नहीं आते हैं। निरंतर करना, एक पानी की धारा एक पत्थर पर निरंतर चलती है, उस पर लगी बन जाती है साथियों। तो अल्पना दीदी ने निरंतर प्रयास किया, निरंतर काम किया, सीखने के ऊपर फोकस किया, इस बिजनेस को अपने को एजुकेट किया, इस बिजनेस की जानकारी के ऊपर अपनी टीम को हेल्प किया साथियों। आज जब टीम को आगे बढ़ाया, आज परिणाम है। तो साथियों जुनून होना चाहिए, और अगर जुनून है हमारे अंदर तो दुनिया की ताकत कोई सफल होने से रोक नहीं सकती है। तो दीदी का मैं पूरी टाइगर टीम, उत्तराखंड टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बिजी समय में से अपने टाइम निकाला और उत्तराखंड टाइगर टीम को आपने समय दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और इस प्रकार से कभी भी हमें सहयोग की जरूरत पड़े तो जरूर हम याद करेंगे दीदी। और आपसे अब जो है कि एक लगाव हो गया है, भाई बहन का रिश्ता, आपसे ऐसा लगाव मेरा हो गया है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर आपको याद करेंगे। और आपके इस कहानी के माध्यम से आज उत्तराखंड टाइगर टीम के अंदर मैं बात करूं, बहुत सारे बहनों के जो है कि जीवन में सफलता आने वाली है।
उसमें प्रभाव पड़ने वाले हैं, जो आपका स्ट्रगल का आपने कहानी बताया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी टीम की तरफ से। और जरूर मैं 2 लाइन के साथ बात को खत्म करूंगा। जो कल की इंफॉर्मेशन है साथियों, इसी तरीके से कल की हमारी एक नेक्स्ट कहानी रहेगी और 7 बजे ये सेशन लगातार चलेगा। और जरूर मैं सभी साथियों को बोलना चाहता